हेलो फ्रेंड्स, मैं मिहिर कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल मिहिर केयर्स पे। अभी हम लोग बात करेंगे साइनस। जैसे आमतौर पर ज़्यादातर लोग कहते हैं मुझे इससे परेशानी है, मुझे इससे इन्फेक्शन है, साइनस में परेशानी है, मुझे दर्द होता है, ये जो भी परेशानी है फिर मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल साइनस सभी में होता है। आज जिसमें परेशानी होता है इस परेशानी को बोलते हैं साइनसिटीज। मतलब साइनसिटीज एक परेशानी है, साइनस तो सभी में होता है। हम लोग अभी बात करेंगे पूरे डिटेल में साइनस क्या होते हैं, क्यों होते हैं हमारे बॉडी में, कहाँ कहाँ होते हैं, इससे क्या क्या परेशानी आती है, कब परेशानी आती है, इसमें इन्फेक्शन होता है, किस तरह कितने तरह के साइनस होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिवेंशन और कुछ घरेलू उपचार क्या क्या हैं, कुछ मेडिसिन जो दवाई लेकर के हम लोग ठीक होते हैं तो दवाई कौन कौन सा है, फिर इसका इलाज कोई ऑपरेशन जब करना पड़ता है तो कब करना पड़ता है, फिर इसके कितने तरह के टेस्ट होते हैं, इन सारी बातों पर हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे। अभी देखिए, साइनस एक खाली जगह है। खाली जगह मतलब हमारे शरीर में कुछ, हमारे खोपड़ी में कुछ ऐसे हड्डी होते हैं जहाँ जिसके अंदर खोखला होता है, मतलब इस तरह हड्डी होता है जिसके अंदर ये खोखला जगह होता है, इसी को साइनस बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ हो सकता है, हमारे फोरहेड यानी ये जो ललाट वाला हिस्सा है इसमें हो सकता है, गाल वाले हिस्से में हो सकता है और नाक वाले हिस्से में हो सकता है। ये तीनों ऐसे जगह हैं जहाँ पे खाली जगह होता है। और ये खाली जगह क्यों होता है, और इसी खाली जगह को बोलते हैं साइनस। समझे, इसी खाली जगह को बोलते हैं साइनस। ये तो सभी में होता है, हम में भी होता है, आप में भी होता है, जिसमें ये परेशानी है उसमें भी होता है और जिसमें नहीं है उसमें भी होता है, सभी में होता है, तो इसे बोलते हैं साइनस। देखिए साइनस का काम क्या क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये समझना कि साइनस का काम क्या है, क्यों ये हमारे बॉडी में होता है। तो ये हमारे बॉडी में होता है क्योंकि इसका बहुत सारा काम है। जैसे सबसे पहला काम, ये हमारे खोपड़ी को हल्का बनाता है। खोपड़ी को हल्का बनाता है। खोपड़ी हल्का होगा तो गला पे लोड नहीं आएगा, हम आसानी से सिर उठा सकते हैं। मान लीजिए ये भरा होता, इसमें अभी हवा भरा है और इसके अंदर में मान लीजिए कैल्शियम या हड्डी भरा होता, उस दौरान क्या होता कि खोपड़ी भारी हो जाता, परेशानी होती। तो पहला काम ये खोपड़ी को हल्का बनाएगा। दूसरा काम ये रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस मतलब हम जो बोलते हैं उसे बढ़िया करता है, उस आवाज़ को थोड़ा गाढ़ा करता है, उसको खूबसूरत बनाता है, ये काम है इसका। जैसे मान लीजिए आपको सर्दी हो जाती है, कभी अचानक गला लग जाता है, उस दौरान आवाज़ कितना डैमेज हो जाता है, उस दौरान थोड़ी बहुत साइनस में भी इन्फेक्शन होता है, इसी वजह से आपका गला लग जाता है, आवाज़ इतना ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी आवाज़ कितना बढ़िया होता है आपका, मेरा, किसी का भी, तो ये आवाज़ मेंटेन करता है यही साइनस। मतलब रेजोनेंस करके आवाज़ को मेंटेन करता है, गुंजाता है, जो भी करता है तो आवाज़ मेंटेन करता है। तीसरा काम ये प्रेशर मेंटेन करता है, इस एरिया का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करता है। जिसमें ये परेशानी होती है वो जानते होंगे कि कभी जब ये परेशानी जोर हो जाता है तो ऐसा लगता है इस एरिया में प्रेशर बढ़ गया, परेशानी बढ़ गई, दर्द होने लगा, ऐसा लगा कि ये इस एरिया का वजन बढ़ गया, नाक वाले हिस्सा का वजन बढ़ गया, सिर में भी दुख सकता है। तो ये सारे प्रेशर बढ़ने की वजह से होते हैं साइनस में। तो साइनस प्रेशर भी मेंटेन करता है। इसके अतिरिक्त जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांसों के जरिए कुछ धूल मिट्टी धुआं, कुछ बैक्टीरिया वायरस ये सब आता है, कुछ एलर्जेंस मतलब जो हमें एलर्जी करता है, ये सब हवा के जरिए आता है, हमारे सांस के जरिए हमारे बॉडी में। तो इस दौरान क्या होता है, तो ये साइनस जो होते हैं तो साइनस के ऊपर में एक चादर सा चिपका होता है, इसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, जो साइनस पे चिपका होता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, तो म्यूकस छोड़ता है। म्यूकस मतलब हमारे नाक में जो वो चिपचिपा पानी निकलता है उसी को म्यूकस बोलते हैं। तो ये म्यूकस साइनस के ऊपर में चिपका हुआ चादर जैसा होता है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन ही ये म्यूकस छोड़ता है, मतलब ये पानी सा छोड़ता है। इस दौरान क्या होता है, तो ये पानी जो भी बैक्टीरिया, धूल मिट्टी कण ये आया, कोई भी एलर्जेंस मतलब हर वो चीज़ जिससे आपको एलर्जी होती है, जैसे धुआं, पॉल्यूशन हो सकता है, धूल हो सकता है, बैक्टीरिया पैथोजन हो सकता है, सबको अपने अंदर चिपका लेता है। मतलब ये चिपचिपा सा है, तो जो भी इसके अंदर आया तो वो सब चिपक जाता है इसमें। इस दौरान क्या होता है, तो वो हमारे अंदर तो नहीं गया, मतलब हम सुरक्षित हो गए, हम बच गए, नहीं तो वो धूल बैक्टीरिया जो भी है, पैथोजन है, एलर्जेंस है, ये सब धुआं पॉल्यूशन ये सब हमारे अंदर चला जाता। तो ये साइनस ही तो बचाया हमें। साइनस के ऊपर में जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है उसी से म्यूकस निकला था जो इन सबको पकड़ लिया। और कभी कभी हम लोग नाक में उंगली करते हैं तो वहाँ जो चिपटा चिपटा सा निकलता है वो क्या है, उसमें म्यूकस ही है। म्यूकस में के साथ उसमें धूल धुआं ये सब मिल करके बना रहता है जिसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये कितना अच्छा काम किया। तो और देखिए, जब इसी साइनस में या तो इन्फेक्शन हो जाए, किसी बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्शन हो जाए, या फिर बिना इन्फेक्शन के भी कुछ एलर्जेंस जो इसे डैमेज करते हैं या
इसको स्वेलिंग करवा देते हैं। स्वेलिंग मतलब फूल जाना, और इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, मतलब इसी साइनस में सूजन हो जाए और स्वेलिंग हो जाए, चाहे वो किसी इन्फेक्शन से वो हुआ हो या कोई एलर्जेंस जो एलर्जी करता है उससे हुआ हो। ये सब ऐसे कारण है जो साइनस में इन्फेक्शन करते हैं, यहाँ पे स्वेलिंग करवा देते हैं, और इसी परेशानी को साइनसिटिस बोलते हैं। जो आप लोग कहते हैं मैं साइनस से परेशान हूँ, मुझे ये परेशानी है, तो आप में साइनस का परेशानी नहीं है, साइनस तो सभी में होते हैं। आप में जो परेशानी है, ये जो इन्फेक्शन हुआ है इसमें, ये इसको बोलते हैं साइनसिटिस। अभी हम लोग बात करेंगे साइनस कितनी तरह के होते हैं, मतलब कितनी तरह की ये साइनसिटिस ये परेशानी होती है। तो देखिए जनरली ये 4 तरह के होते हैं। पहला एक्यूट, दूसरा सब एक्यूट, तीसरा क्रॉनिक और चौथा रिकरेंट एक्यूट। तो पहला होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब जैसे मेडिकल टर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, कोई भी मेडिसिन या परेशानी जो भी होती है हेल्थ रिलेटेड, उसमें ये बहुत अच्छा टर्म होता है एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब हर वो चीज़ जो जल्दी से हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन ही है तो जल्दी इन्फेक्शन होगा, जल्दी बीमार करेगा और जल्दी ही ठीक हो जाएगा, इसे एक्यूट बोलते हैं। तो इस केस में एक्यूट साइनसिटिस वाले केस में क्या होता है कि ये परेशानी जो होती है ना, ये 1 महीना के अंदर में ही ठीक हो जाता है, इसे एक्यूट बोलते हैं, 1 महीना के अंदर में ठीक हो जाता है। दूसरा, ये खास तौर पे वायरस की वजह से होता है। जैसे हमें कॉमन कोल्ड होती है, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी, तो सर्दी होती है जो वायरस करता है कॉमन कोल्ड वायरस, वही वायरस इसमें इन्फेक्शन कर दे, मतलब वो हमारे गला वाला हिस्सा, थ्रोट वाले हिस्सा और नाक के ऊपर वाले हिस्सा में तो इन्फेक्शन करता ही है, साथ में साइनस में भी इन्फेक्शन कर दे, तो इससे साइनसिटिस होता है। नॉर्मली क्या होता है कि सर्दी जो होती है कॉमन कोल्ड, ये 10 दिन 12 दिन आते आते ठीक हो जाता है, लेकिन अगर 12 दिन तक ये ठीक नहीं हुआ, ये परेशानी 15 दिन 16 दिन बढ़ रहा है या उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको चिंता करना चाहिए, क्योंकि ये साइनसिटिस हो सकते हैं। एक्यूट साइनसिटिस ज़्यादातर वायरस की वजह से होता है। दूसरे तरह का जो साइनसिटिस है जिसको बोलते हैं सब एक्यूट साइनसिटिस। सब एक्यूट साइनसिटिस ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये 3 महीना से तक चल सकता है, मतलब 1 महीना से ज़्यादा चलेगा और 3 महीना के बीच में, मतलब 1 महीना से 3 महीना तक चलेगा, इसको बोलते हैं सब एक्यूट साइनसिटिस। ये ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से होता है। तीसरे तरह का साइनसिटिस होता है जिसको बोलते हैं क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय से डेवलप हो, मतलब आपको इन्फेक्शन भी होता है तो लंबे समय तक इन्फेक्शन करे और ठीक भी बहुत दिनों से हो, इसको बोलते हैं क्रॉनिक। तो तीसरे तरह का जो साइनसिटिस होता है इसको बोलते हैं क्रॉनिक साइनसिटिस। ये 1 साल तक चल सकता है, और ज़्यादातर क्रॉनिक साइनसिटिस जो होते हैं ये एलर्जेंस की वजह से होते हैं। एलर्जेंस मतलब हर वो चीज़ जो आपको एलर्जी करता है, किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को घर का धूल, किसी को ग्रेन्स जो होता है अनाज का धूल से भी एलर्जी हो सकता है, किसी को हवा से, पॉल्यूशन से होता है, किसी को किसी भी चीज़ से एलर्जी होता है, तो वो साइनस अगर करेगा तो वो 1 साल तक चल सकता है, इसको क्रॉनिक साइनसिटिस बोलते हैं। और चौथे तरह का जो साइनसिटिस होता है जिसको बोलते हैं रिकरेंट एक्यूट। रिकरेंट एक्यूट ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये साल भर से ज़्यादा चलता है। तो आपको कैसे समझना है कि आप में कौन सी परेशानी है, किस तरह का साइनसिटिस है। तो देखिए आप ये ध्यान रखिएगा कि आप में परेशानी होती है, साइनस वाली परेशानी होती है और फिर ठीक हो जाता है, फिर कभी अचानक होता है, फिर कभी ठीक हो जाता है। तो ये परेशानी कितने दिनों तक चलता है? मान लीजिए किसी में 15-16 दिन तक चला, ठीक हो गया, तो ये एक्यूट टाइप हो गया। फिर मान लीजिए कभी शुरू हुआ और फिर 10 दिन 20 दिन या महीना भर तक चल गया, तो ये, या महीना भर से ज़्यादा चल गया, तो ये सब एक्यूट टाइप हो गया। इस तरह आप जान सकते हैं कि ये किस तरह की परेशानी आप में है। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स यानी लक्षण, क्या क्या परेशानियां आएंगी। तो देखिए नॉर्मली जो कॉमन कोल्ड में परेशानी आती है वही परेशानी अभी भी आपको आ सकती है। तो कॉमन कोल्ड यानी सर्दी में जो परेशानी आती है, तो शुरुआती दौर में आपका ऐसा लगेगा सांस रुक रहा है, गला और ये जो नाक है ना, नाक जाम होता जा रहा है, जिसको नसल कॉन्जेशन बोलते हैं। कंजेशन मतलब होता है जाम होना, तो नाक जाम होता जाएगा, ऐसा लगेगा कि नाक से सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये परेशानी शुरुआती दौर में आता है। साथ में हल्का फीवर आ सकता है कभी, और इस एरिया में लगेगा प्रेशर बढ़ गया, मतलब ऐसा लगेगा थोड़ा दबाव बढ़ गया है, इस एरिया में नाक वाले हिस्सा में दबाव सा बढ़ गया। सिर में दुख सकता है हल्का हल्का, और साथ में नाक से पानी निकलेगा, वो जो म्यूकस निकलता है, म्यूकस निकलेगा, जिसे आप कफ बोलते हैं, क्योंकि ये पीला रंग का निकलेगा, या तो पीला निकलेगा या हरा, मतलब पूरी तरह हरा नहीं, मतलब हल्का हल्का हरा रंग का या फिर हल्का पीला रंग का निकलेगा, कफ यानी म्यूकस निकलेगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो बताते हैं कि साइनसिटिस हो चुका है। ये कॉमन कोल्ड का भी सिम्टम्स होता है, लेकिन कॉमन कोल्ड नॉर्मली 10 दिन के अंदर में ठीक हो जाता है, और 10 दिन से जब ज़्यादा चलता है तब इन सिम्टम्स के आधार पे हम बताते हैं कि ये साइनसिटिस हो सकता है।
अब हम लोग बात करते हैं इसके कारण, क्या क्या ऐसे कारण हैं जो साइनसाइटिस करते हैं, मतलब साइनस में इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किससे हो सकता है? किसी बैक्टीरिया से हो सकता है, किसी वायरस से हो सकता है, प्रोटोजोआ से हो सकता है, फंजाई से हो सकता है, मतलब कोई भी कीटाणु जो होते हैं, कीटाणु जीवाणु, इन सब के कारण इन्फेक्शन होता है साइनस में, जिस वजह से साइनसाइटिस हो सकते हैं। दूसरा कारण होता है बिना इन्फेक्शन के, कभी कभी बिना या ज़्यादातर तो बिना इन्फेक्शन के भी ये परेशानी आती है, जो एलर्जेंस करता है। एलर्जेंस यानी हर वो चीज़ जो आपको एलर्जी करता है उसे एलर्जेंस बोलते हैं। तो एलर्जेंस इन्फेक्शन नहीं करता, फिर भी साइनसाइटिस कर देता है। और तीसरा कारण होता है कि कुछ स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जाए। स्ट्रक्चर मतलब नाक के बनावट में हो सकता है, ये जो दायां और बायां नाक के छेद को अलग करने वाला ये दीवार सा है, इसे नसल सेप्टम बोलते हैं। इस सेप्टम में हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से ये इसमें चोट लग गया, ये टेढ़ा सा हो गया, या फिर कभी जन्म की वजह से भी होता है, कभी किसी का जन्म होता है और जन्म से ही वो इस तरह थोड़ा उसका नाक टेढ़ा होता है, तो इस दौरान जरूरी होता है प्लास्टिक सर्जरी करवा करके इसको नॉर्मल करवा ले। एक्सीडेंट में भी चोट लगती है तो ये भी कारण हो सकता है। या फिर नाक में छोटे छोटे मांस या उभार की तरह बढ़ जाएगा, जिसे बोलते हैं नसल पॉलिप्स बोलते हैं इसे, तो ये उभार बढ़ जाएगा, ये भी साइनस करवा सकता है। तो इसका भी उपाय होता है सर्जरी से, ऑपरेशन से इसको डॉक्टर रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या होते हैं, जिसे डायग्नोसिस बोलते हैं। डायग्नोसिस मतलब हर वो टेस्ट जिससे आप पता करते हैं कि आप में ये परेशानी है, तो इसे डायग्नोसिस बोलते हैं। तो साइनस को कैसे पता करें? तो देखिए सबसे पहले डॉक्टर आपके सिम्टम्स को देखते हैं, कितने सिम्टम्स आप में है, किस तरह से सिम्टम्स हैं, और दूसरा कितने दिनों से ये सिम्टम्स है, मतलब कितने सिम्टम्स है और कितने दिनों से सिम्टम्स है। इस दौरान डॉक्टर को आइडिया लग जाता है कि ये बैक्टीरिया से हुआ है या इन्फेक्शन से या एलर्जेन से हुआ है, ये सब डॉक्टर को आइडिया लग जाता है। तो देखिए इस दौरान 3 तरह के टेस्ट होते हैं, 3 तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिससे पता किया जाता है। सबसे पहला और ज़्यादा कॉमन होता है, इसको बोलते हैं नसल एंडोस्कोपी। एंडो मतलब होता है अंदर, स्कोपी मतलब झांकना, अंदर झांकना मतलब, और नसल एंडोस्कोपी मतलब नाक के अंदर झांकना। अब नाक के अंदर डॉक्टर कैसे झांकेंगे? तो डॉक्टर नाक के अंदर जो हेयर होते हैं, हेयर को हटा देते हैं, कट कर देते हैं, और इसमें एक डिवाइस होता है उनके पास जिसमें धागा लगा रहता है, और उस छोटा सा डिवाइस में एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, और कैमरा के साथ साथ लाइट यानी टॉर्च भी लगा होता है। उसको नाक के अंदर डाल दिया जाता है और धीरे धीरे धागा के सहारे खींच के बाहर निकाल लिया जाता है। और वो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाता है नाक के अंदर, तो वो नाक के अंदर का पूरा फोटो वीडियो बना के आता है, और फिर उस वीडियो को देख के डॉक्टर समझ जाते हैं कि आपके साइनस में कितना इन्फेक्शन हुआ है, क्या कारण है, इसमें इन्फेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इन सारी बातों को डॉक्टर समझ जाते हैं। और जैसे किसी को पेट में अल्सर होता है या पेट में जलन बहुत देता है, तो इस दौरान भी डॉक्टर चेक करते हैं एंडोस्कोपी करके, धागा के जरिए वो मशीन को, डिवाइस को आपके अंदर डाल देते हैं और वो वीडियो बनाता जाता है, तो इसे एंडोस्कोपी बोलते हैं। ये कॉमन है। इसके अतिरिक्त सीटी स्कैन जानते हैं आप लोग, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। सीटी स्कैन लेकिन बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सीटी स्कैन एक्सरेज का यूज करता है। कभी अगर आपका हड्डी टूटता है तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, एक्सरे करवाते हैं, तो आप जानते हैं एक्सरे से आगे चल के कैंसर भी हो सकता है। बचपन में कभी एक्सरे करवाया था और ज़्यादा पावर में एक्सरे का यूज कर दिया गया था, वहाँ पे मतलब थोड़ी सी लापरवाही, वो जो करते हैं एक्सरे, वो थोड़ी सी लापरवाही दिखाएंगे तो आगे चल के आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कैंसर तक हो सकता है एक्सरे से, ये बहुत खतरनाक होता है। और सीटी स्कैन जो होते हैं, जो अभी डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, और कोई और भी परेशानी में जब शरीर के अंदर में पता नहीं चलता है आपको क्या परेशानी है, इस दौरान भी डॉक्टर सीटी स्कैन करवाते हैं। तो सीटी स्कैन भी एक्सरेज का यूज करता है। और जो लोग ज़्यादातर फेफड़ा का या एक्सरे करवाते हैं चेस्ट वाले एरिया का, तो उसमें ज़्यादा चांस होता है आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर होने का, ये एक मेजर कारण है। इसके अतिरिक्त ये जो सीटी स्कैन होता है, ये भी एक्सरेज का यूज करता है, और हमारे बॉडी के अंदर का जो पार्ट होता है उसका 3D इमेज बनाता है। 3D इमेज जिसे देख के डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये परेशानी है। तो ये काम है, दूसरा तरह का टेस्ट हो गया जिसे सीटी स्कैन बोलते हैं, लेकिन ये कम करवाना चाहिए। डॉक्टर भी नहीं सजेस्ट करते हैं, जब उन्हें नहीं समझ आता है, इसका बहुत ज़रूरी हो जाता है करवाना, तभी ये करवाते हैं। और तीसरे तरह का जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं एलर्जी टेस्ट, क्योंकि सिम्टम्स के आधार पे तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये परेशानी बहुत दिनों से है, तो वो एलर्जी टेस्ट करवाते हैं और इससे पता करते हैं। तो ये तीनों टेस्ट हो गए। अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट, मतलब इसका इलाज, और ख़ास तौर पे घरेलू उपचार, मतलब घर पे हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए आप स्टेम इनहेलर रख सकते हैं। स्टेम इनहेलर किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, ये मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसे आप इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं, नीचे पानी डालते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में जैसे इसे लगाते हैं तो इससे स्टेम बन के निकलता है, भाप निकलता है। उस भाप को आपको सांस लेना है, सांस के अंदर लेना है। इस दौरान क्या होता है कि वो जो भी अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो इस दौरान ये बैक्टीरिया को कम करता है, मतलब ये बैक्टीरिया को
को ख़त्म करता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी इन्फेक्शन है वायरस के वजह से प्रोटोजोआ को, तो उसको भी मारता है। और साथ ही आपका जो सांस रुक रहा था, जाम हो रहा था, ऐसा लग रहा था नाक जाम होता जा रहा है, तो उसको फ्री करता है। तो स्टेम इनहेलेशन एक परफेक्ट उपाय है, आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ह्यूमिडिफायर होते हैं, मशीन होते हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, जो हवा में मॉइस्चर ऐड करता है। मतलब मॉइस्चर ऐड कर, जब हवा सूखा होता है ना तो इरिटेशन ज़्यादा होता है साइनसाइटिस वाले पेशेंट में, तो वहाँ पे ये मॉइस्चर ऐड करता है, हवा में नमी को जोड़ता है, नमी को छिड़कता है, पानी के मॉइस्चर को, जिससे भी आपको राहत मिलती है। इसके अलावा कुछ कपड़ा को आप गर्म आग के पास उसको गर्म कर सकते हैं। कपड़ा को थोड़ा दूर से ही रखना है ताकि जले ना कपड़ा, और उस गर्म कपड़ा से धीरे धीरे इस एरिया को आप सेद सकते हैं। इससे भी राहत मिलता है कुछ हद तक। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। साथ ही आपको एक डायरी बनाना है, डायरी में अपना परेशानी को लिखना है। ये मतलब कॉमन कोल्ड नॉर्मली 10 दिन तक चलता है, और 10 दिन से जैसे ही ज़्यादा होने लगा तो आप इसे लिखिए कि ये परेशानी आई थी, इतने दिनों तक चला था। फिर कभी जीवन में आएगा तो फिर उस डायरी में मेंटेन करिए, उस पेज में लिखिए कि ये परेशानी फिर दोबारा शुरू हुई इतने दिनों तक। और अगर कोई किसी को पता है कि मुझे साइनसाइटिस हुआ है तो वो भी ये काम कर सकते हैं। इससे डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर को पूरा परफेक्ट पता चल जाता है कि आप किस स्टेज में हैं, किस वजह से ये सब हो सकते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स जो आपको परेशानी होती है आप उसे लिखिए, तो डॉक्टर परफेक्ट दवाई देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं वो कौन कौन से मेडिसिन है जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो देखिए, चूँकि ये नाक जाम हो रहा था शुरुआती दौर में, तो नाक को खोलने के लिए, मतलब जाम को खोलने के लिए डॉक्टर, जैसे नाक जाम को हम लोग बोले थे नसल कंजेशन, मतलब कंजेशन मतलब जाम होना, तो डीकंजेसेंट वाले जो दवाई होते हैं, डीकंजेसेंट मतलब जाम को खोलना, तो नाक जाम को खोलने वाले डीकंजेसेंट वाले दवाई डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और अगर सिम्टम्स के आधार पे उन्हें पता चल गया कि ये बैक्टीरिया से होता है, जो मैंने आपको बताया था कि 1 महीना से ज़्यादा चलने लगता है, तो ज़्यादातर चांस होता है बैक्टीरिया से हो, तो बैक्टीरिया से अगर डॉक्टर से पता कर लिए कि ये बैक्टीरिया से होने वाला है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स भी सजेस्ट करते हैं। साथ में अगर आपको इस जगह पे दर्द होता है तो पेन किलर ले सकते हैं। दर्द होता है तो जब तक डॉक्टर के पास जाएंगे तब तक पेन किलर ले सकते हैं। और पेन किलर में भी पैरासीटामोल। अब आप लोग बोलेंगे पैरासीटामोल तो एंटीपायरेटिक होता है, बुखार तोड़ने वाला होता है। नहीं, बुखार तो तोड़ता ही है, साथ में दर्द में ज़्यादा फायदा करता है। कोई आम दवाई की अपेक्षा दर्द में भी ये ज़्यादा फायदा करता है। पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन, ये सारे ऐसे दवाई हैं जो पेन किलर होते हैं, दर्द को कम करता है। साथ में कहीं पे भी स्वेलिंग होती है, मान लीजिए आपको कोई कीड़ा मकोड़ा काट लिया, उस जगह पे भी स्वेलिंग होती है, तो आप एंटी हिस्टामाइन वाले जो दवाई होते हैं वो लेते हैं। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एंटी हिस्टामाइन वाले दवाई, जैसे एविल, ये सब, तो ये सब लेते हैं। तो एंटी हिस्टामाइन वाले दवाई भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो ये सब तो मेडिसिन हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये मेडिसिन काम नहीं करेंगे, डॉक्टर जो दवाई देते हैं, दवाई जब काम नहीं करेगा, कुछ फायदा नहीं होगा, उस दौरान क्या करना चाहिए? तो उस दौरान डॉक्टर सर्जरी करते हैं, क्योंकि सर्जरी एक उपाय बच जाता है, एक ही उपाय बच जाता है जिससे इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो उस सर्जरी को बोलते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, FESS, फेस। FESS मतलब फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। यही एक उपाय बचता है, जो अंदर साइनस को सर्जरी करके वहाँ जो इन्फेक्शन है तो उसको साफ कर दिया जाएगा, और अगर इन्फेक्शन नहीं है, वहाँ पे परेशानी हो रही है, तो उसको भी ठीक किया जाएगा। देखा जाएगा कि क्या परेशानी है। अगर नाक के अंदर पोलिप्स यानी वो मांस या उभार सा बढ़ गया है तो उसे भी डॉक्टर रिमूव कर देते हैं। तो ये सारे सर्जरी हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस मतलब परेशानी जब बहुत बढ़ जाती है तब क्या क्या होगा। तो देखिए, शुरुआती दौर में क्या होता है कि नॉर्मल रहता है, जो भी सिम्टम्स मैंने बताया वहीं तक लिमिट होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये परेशानी बढ़ जाती है। जैसे आँख के अंदर, आँख जो होता है, ये आँख का बॉल जो होता है जिसे आई बॉल कहते हैं, ये डीम के अंदर में फैट भरा होता है। फैट जो उसे झटका से बचाता है। मान लीजिए आप उछलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, तो आँख को झटका से बचाने के लिए आँख के चारों ओर फैट भरा होता है। और ये जो छेद होता है जिसमें आंख होता है, ये जो हड्डी का बनावट है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के अंदर में जो ये फैट होता है, जिसे सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं, इसमें इन्फेक्शन बढ़ सकता है। मतलब साइनस में इन्फेक्शन यहाँ पे था, ये इन्फेक्शन वहाँ पे भी जा सकता है, और आंख के पास ये इन्फेक्शन कर सकता है, इससे भी परेशानी हो सकती है। साथ ही मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस मतलब सिर में ये इन्फेक्शन पहुँच सकता है, मतलब आपके दिमाग में। आँख के पास ही तो दिमाग होता है, आँख के पीछे, तो ये इन्फेक्शन दिमाग में भी पहुँच सकता है, वहाँ मेनिंजाइटिस कर सकता है, मतलब दिमाग में इन्फेक्शन कर सकता है। साथ ही ये आप में बहुत दिनों तक सिर दर्द कर सकता है, जिसे क्रॉनिक हेडेक बोलते हैं। क्रॉनिक, जैसे ही मैंने पहले बताया था, क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक होने वाले परेशानी को क्रॉनिक बोलते हैं। तो ये क्रॉनिक हेडेक कर सकता है, जो बहुत मुश्किल होता है ट्रीट करना, तो उसको दवाई खा के ही ठीक किया जाता है, क्योंकि दिमाग का तो सर्जरी इतना आसान होता नहीं। तो क्रॉनिक हेडेक को दवाई खा के ठीक किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। जो भी कॉमन बातें थी, जो आपको बताना चाहिए, मुझे बताना चाहिए और आपको जानना चाहिए, मैंने उन पे बात की।